हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। आज हम 11th क्लास में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड की रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो 1 by 1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए डिफरेंट थ्योरीज होती हैं और उन थ्योरीज को हम 1 by 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक था। और इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, और बॉर्न हैबर साइकिल जो कि लैटिक्स एनर्जी या टोटल फॉर्मेशन एनर्जी किसी भी आयन से एक आयनिक कंपाउंड जो बनता है उसके लिए जो फॉर्मेशन एनर्जी है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी, या लैटिक्स एनर्जी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम क्या थे कैलकुलेट की थी। उम्मीद करता हूँ लास्ट वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या किसी को कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में आपने मेंशन किया होगा। ठीक है, अभी तक तो मेरे को कोई कमेंट मिला नहीं था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा सभी बच्चे आराम से अपने नोटबुक और पेन साथ रखें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दी गई। कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, लेविस एंड कोशल। लेविस साइंटिस्ट बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, लेविस एंड कोशल। और इस थ्योरी के रिगार्डिंग लेविस और कोशल के द्वारा ये प्रपोज की गई या इसको एक्सप्लेन किया गया। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम है, एटम कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? ताकि वो अपना ऑक्टेट क्या कर सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी atoms are combined together to complete their octet। अपने ऑक्टेट को, यानी कि क्या मतलब ऑक्टेट का, कि उनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको क्या करें, उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अब बात आती है कि ये 8 जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे आए। देखो कंबाइन तो किए, लेकिन जब कंबाइन करेंगे तो ऐसा क्या होगा कि उनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ऐसा क्या करते हैं वो, उसने कहा, जो लेविस और कोशल ने था, कि भैया जब कंबाइन करते हैं ना तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे या शेयर करेंगे। ठीक है, in order to complete their octet atoms either transfer और क्या कह सकते हैं आप, शेयर इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी। लेकिन ये क्यों फेल हो गई, ये इसलिए फेल होगी, इसने क्या है, कुछ डेफिनेट वे में ये नहीं कहा था कि वो ट्रांसफर ही करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है तो फिर इसमें क्या है, अगर वो ट्रांसफर करेंगे तो आयनिक बॉन्ड जैसा बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? तो ये इसमें कुछ लिमिटेशंस थी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में।
इसके बाद जो थ्योरी थी वो थी क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ने क्या कहा कि एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। ट्रांसफ़र मैंने आपके NaCl में आपको सिखा रखा है बहुत अच्छे से, ये सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो क्वांटम थ्योरी है ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसके बाद जो थ्योरी आई क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इस थ्योरी को बच्चे नेगलेक्ट कर देते, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है मेन वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो आज भी यूज़ में लिया जाता है, आज भी क्या है यूज़ में लेते हैं हम उसको, वो आपको बिल्कुल अच्छे से सुनना एक बार, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो अपनी एनर्जी को मिनिमम करने के लिए कंबाइन होते हैं। क्या कहा, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो इसलिए बनता है कि दो एटम्स की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, atoms combine together so that they may acquire minimum energy। एटम इसलिए कंबाइन करते हैं कि वो अपनी एनर्जी को एक्वायर कर सके, क्या कम कर सके। फॉर एग्जांपल्स, जैसे अगर हमारे पास एक एटम है ए, ठीक है, एक ए एटम है और एक बी एटम है आपके पास। एक तो क्या है ए एटम है और एक क्या है बी एटम है, और ये आइसोलेट है बेटा। कैसे, ये आइसोलेटेड, मतलब किसी के साथ अभी तक कोई बॉन्ड नहीं बनाए हैं, अलग है। लेकिन जैसे ही ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एज्यूम कीजिए जो ए की एनर्जी है हो सकता है कितनी हो, आप लगा लीजिए कि 20 किलो जूल पर मोल, और जो बी की एनर्जी है वो आपकी कितनी है 15 किलो जूल पर मोल, और इन दोनों को मिलाकर दोनों का हो सकता है 30 किलो जूल पर मोल, यानी कि ए तब बी के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखो पहले तो इसकी एनर्जी 20 थी, इसकी कितनी थी 15 थी। अगर दोनों को हम बिना बॉन्डिंग में देखें तो 20 + 15 कितना हुआ, बोलिए 35। लेकिन बॉन्ड तब इनका बना तो इसकी 5 किलो जूल एनर्जी जो है वो कम हो गई। देखो अगर इन दोनों का बिना बॉन्डिंग से अगर हम सम अप करें, इसकी 20 है तब तक बॉन्ड नहीं बना था, इसके 15 था, तो कितनी है एक्चुअल आप लगा लीजिए कितनी होगी, बोलिए जल्दी से। 20 और 15 35 हो जाएगी। लेकिन इस केस में देखो ए बी की कितनी एनर्जी है 30, हो सकता है कि जो इसकी एनर्जी है वो कितनी हुई हो 17। इसकी जो एनर्जी है जो बचेगा कितना बचेगा, जो भी इसमें से लेफ्ट होगा वो क्या आ जाएगा, इसकी एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि इतनी एनर्जी किसकी बचेगी बी की। तो देखो बी की भी कुछ एनर्जी बॉन्डिंग के बाद कितनी थी, पहले तो बिना बॉन्डिंग के तो 15 थी, अब इसकी 13 हो गया, ज्यूम कर लिया हमने। और ए की एनर्जी कितनी है 17, लेकिन यहाँ पर कितनी थी 20। तो बॉन्ड बनाने के बाद इन्होंने अपनी एनर्जी को क्या किया, मिनिमम किया। तो इस यही क्या कहती है क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। चलिए कुछ हम और एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो इसने एक्सपेरिमेंट दिया था क्वांटम थ्योरी ने, तो वो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं हम। हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है। सपोज हमने क्या किया, सपोज we have 2 isolated atoms। हमारे पास कितने 2 आइसोलेटेड एटम हैं। एक को तो कहा मैंने हाइड्रोजन ए, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या कहा मैंने हाइड्रोजन बी। क्लियर है, हम हाइड्रोजन यानी कि किस चीज़ की फॉर्मेशन देख रहे हैं, H2 की। एक तरीके से हम कह सकते हैं H2 की फॉर्मेशन देख रहे हैं। लेकिन H को थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए मैंने HA लिखा है और HB लिखा है। और फॉर्मेशंस किससे होगी इन दोनों की,
H2 की यानी कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो इसकी फॉर्मेशन को क्वांटम थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने कहा तब ये मिक्सअप होते हैं ना, दो एटम्स इस तरीके से मिक्सअप होते हैं तो इनमें दो टाइप्स की फोर्सेज होती हैं। कितने टाइप की फोर्सेज होती हैं? दो टाइप्स की फोर्सेज होती हैं। क्लियर है? और आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। सेम एज इट इज इसके केस में होगा। हाइड्रोजन जो ये लिख लीजिए ए, हाइड्रोजन बी 1s1। क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, तब ये कंबाइन होंगे Ha और Hb, तो इसमें दो टाइप की फोर्सेज होंगे बेटा। दो टाइप की फोर्सेज कौन कौन सी होगी? एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेज, अट्रैक्टिव फोर्सेज, ठीक है। और जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, अट्रैक्टिव जो फोर्सेज हैं वो सुनिए किस किस के बीच में होगी। सबसे बड़ी बात ये है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो किस किस के बीच में होगा? वो होगा इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन ए। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ए फॉर ए, जो हमने हाइड्रोजन लिया उसके बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन ए और किसके बीच में होगा? न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन बी। देखो ये माइनस नहीं है, ये मैं सिर्फ अट्रैक्शन दिखा रहा हूँ। ये क्या है? माइनस नहीं है, अट्रैक्शन। क्या ये? अट्रैक्शन। क्लियर है? और एक तो ये हुआ अट्रैक्शन बी, इसको चलो 1 मान लो, जो ये ए टाइप के अट्रैक्शन, जो बी अट्रैक्शन है। देखो अब की बार इसमें क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन्स लिया था कौन से वाले? हाइड्रोजन से ए वाले से। अब हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन बी एंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन ए, ठीक है। अगर आपको याद ना रहे तो आप इसको इस साइड में लिख भी सकते हैं, जो मैंने ई लिखा है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और जो एन है ये है फॉर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस। क्लियर? फिर इसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस, ये तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हुआ। सेकंड जो है रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस, जो रिपल्सिव फोर्सेस होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, सेम चार्ज है। और जो सेकंड है वो होगा न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर सके। क्या कर सके? डिक्रीज कर सके। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए। फिर हमने क्या, जो हम हाइड्रोजन का एग्जांपल एक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे आइसोलेटेड हाइड्रोजन है, इसको मैंने क्या कहा, HA को क्या है HB, और ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये होती है। तो इसमें क्या कहा, दो टाइप की आपके पास क्या होंगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। एक को अट्रैक्टिव फोर्सेज कहेंगे और एक को क्या कहेंगे? रिपल्सिव फोर्सेज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, सॉरी, दो टाइप की फोर्सेज होंगी सिंपल। एक को अट्रैक्टिव फोर्सेज, दूसरे को रिपल्सिव फोर्सेज। जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो किस किस के बीच में होगी? एक का इलेक्ट्रॉन्स लोगे आप, दूसरे का न्यूक्लियस लोगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर रिपल्सिव फोर्सेज क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। क्लियर है? लिखो जल्दी से एक बार। ये मैंने क्या दिखा दिया, देखिए ये है HA और ये आपके पास क्या है? HB। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑफ A है और न्यूक्लियस ऑफ B है, ये तो कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस। कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस। ऐसे ही न्यूक्लियस ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ B, ये कैसा होगा? बोलिए जल्दी से, कैसा होगा? बोलो बोलो। ये होगा हमारा, जो मैंने ये ऐसे डायगोनली दिखाया, क्रॉस दिखाया, ये तो है अट्रैक्टिव फोर्सेज। कैसी फोर्सेज हैं ये? अट्रैक्टिव फोर्सेज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में था, ये वाला, ये, या जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में था, ये कैसा है? रिपल्सिव फोर्सेस। कैसा? ये रिपल्सिव फोर्सेस। फिर से सुनिए,
ये मैंने एक एटम्स जो है ये राउंड जो आपका स्पेरिकल टाइप बनाया है, ये है हाइड्रोजन Ha, और जो ये सेकंड ये है Hb, और Hb का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने Eb से रिप्रेजेंट किया है, और जो है न्यूक्लियस उनको Nb से रिप्रेजेंट किया है, और पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा था तब, आपका इलेक्ट्रॉन्स ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ B एक इस टाइप की क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेज। आप लिख भी सकते हैं ये दोनों जो हैं, ये मैंने दिखाया है अट्रैक्टिव फोर्स, और जो ये दिखाए मैंने ये वाले, ये आप इसको जो कह सकते हैं ये रिपल्सिव फोर्सेस, क्लियर है ना? तो इसके बाद क्या कहा क्वांटम ने कि तब ये देखो, ध्यान से सुनना है, तब मैं एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन को आपस में दोनों को एक साथ लेकर के आने की कोशिश करता हूँ, तो पहले जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, जोन सी क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, ये स्ट्रोंगर होती है रिपल्सिव फोर्सेज से। क्या कहा, व्हेन एटम्स कंबाइन क्लोज टू ईच अदर, ये इसके पास गए, ये इसके पास आया, तो उस टाइम पर फर्स्ट केस में ध्यान से सुनना, तब ये एक दूसरे के पास जाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, जैसे ये आपके पास B है और ये आपके पास जो मेरी उंगली आपको दिखाई दे रही है ये आपके पास A है, तो जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास जाना स्टार्ट हुए इस तरीके से, तो इसमें क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा होंगी, वेरी सॉरी, अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होंगी, किससे, रिपल्सिव फोर्सेज से। फिर से सुनिए, तब ये एक दूसरे के साथ पास जाना स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पर अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होंगी रिपल्सिव फोर्सेज से। ठीक है, लेकिन ये देखो बिल्कुल पास आ गए। अब ये देखो, अगर आपने एज्यूम किया, ये देखो पास आ गए, लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में आपका ये होगा कि रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस से। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये एज्यूम कीजिए दोनों पास आने लग गए, ये दोनों पास आए और ये इतने पास आ गए, देखो ये वाला, ये इतने पास आ गई ये। अब इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा, यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, A का इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, B का, और यहाँ पर देखो इसके पास ये जो है न्यूक्लियस, ये है जो न्यूक्लियस। देखो पॉजिटिव के पास कौन आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ये पास आए, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है और न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस आ रहा है। तो इस वजह से सेकेंड कंडीशन में रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, किससे, अट्रैक्टिव फोर्सेस से। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक यही बात कह रहा था मैं कि बच्चे इसको भूल जाते हैं, लेकिन ये बात आपको भूलना नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्सेस सिर्फ एक उसका क्या हो सकता है, दायरा हो सकता है, एक लिमिट हो सकती है कि वहीं तक अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, लेकिन जितना पास लेके आओगे ये नहीं होगा कभी भी कि सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस ही क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। याद रखना है ये बात। ऐसा भी है कि एक टाइम तक तो सिर्फ आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज होंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर रिपल्सिव फोर्सेस हैवी हो जाएंगी, डोमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, ये बात समझनी है आपको, यही बात इंपॉर्टेंट है क्वांटम थ्योरी की, और बहुत ज़्यादा यूज आप हायर क्लासेस में जाओगे तो क्वांटम केमिस्ट्री एक टॉपिक है, केमिस्ट्री अलग से, तो वहाँ भी आप इस बात को पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला केस 1 में क्या है, केस 1 मैंने आपको क्या बताया, व्हेन एटम्स कंबाइन क्लोज टू ईच अदर, व्हेन एटम्स combine close to each other, then attractive forces is greater than repulsive forces। ठीक है, केस सेकंड में मैंने आपको क्या बताया है, जो आपके पास ये वाला केस आया है, एट वन स्टेज क्या आ जाएगा, एट वन स्टेज, एक स्टेज ऐसी आएगी, अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू या आप ऐसे लिख सकते हो, रिपल्सिव forces is
greater than attractive forces। इन दोनों के बीच में, इन जो केस 1 और केस 2 है, इन दोनों के मिड में कैसी स्टेज आएगी? एट मिड दी स्टेज या केस 1 एंड 2। केस 1 और 2 के बीच में कैसी स्टेज आएगी? एट मिड दी केस 1 एंड 2 स्टेज बिकम वेयर। क्या होगा वहां पर? वेयर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं ए एफ क्या होगा? वो इक्वल हो जाएंगी रिपल्सिव फोर्सेज के आर एफ। ए एफ से अट्रैक्टिव फोर्सेज इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेज। तो उस टाइम पर क्या हम कहेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। उसको हम क्या कहेंगे? तब ये कंडीशन आएगी, द डिस्टेंस बिटवीन nuclei of two atom is called bond length, is called क्या कहेंगे हम उसको? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। मतलब देखो, ये जो फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस तब तक आएगा आपका, मतलब तब तक रहेगा फर्स्ट केस। ऐसा रीजन होगा जहाँ तक अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होगी, एक्सपेरिमेंटल पाएगा, तब तक तो उसमें क्या होगा? आइटम एक दूसरे के पास आते रहेंगे, ठीक है, आइटम एक दूसरे के पास आते जाएंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी सेकंड केस में कि ये रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी किस पर? अट्रैक्टिव फोर्सेस पर। उस केस में उससे ज़्यादा क्या नहीं जाएगा? पास नहीं जा पाएगा एक आइटम दूसरे आइटम के पास। लेकिन उन दोनों के बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी कि अट्रैक्टिव फोर्सेज और रिपल्सिव फोर्सेज इक्वल हो जाएंगी। मतलब अब ना तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा और ना ही ज़्यादा रिपेल हो पाएगा, ठीक है। जैसे ये समझिएगा कि ये जैसे ये था मेरा, इन दोनों में इतना डिस्टेंस था, पास आए, चलते रहे, अट्रैक्टिव फोर्सेज आती गई, इतने में आकर के रिपल्सिव फोर्सेज और अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या हो गई? इक्वल हो गई, ठीक है, जो मैंने आपको मिड वाला पॉइंट बताया, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसको और पास लेकर आओगे तो रिपल्सन होगी, तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, फिर ये वाला केस आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जाकर एटम क्या स्टेबल है और अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ये वाली बात मैंने यहाँ पर लिखवाई है। और ये इतना ही पास आने के बाद रुक जा रहा था, तो ये एक लगाइए, अगर आपके पास ये वाला एक अलग से न्यूक्लियस है और ये वाला एक अलग से न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या कहा है? बॉन्ड लेंथ कहा है। क्या कहा है? बॉन्ड लेंथ कहा। तो ये क्या थी आपकी? क्वांटम थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी आपकी? ये क्वांटम थ्योरी। इसके पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है इसके बाद? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इसके बारे में हम क्या करते हैं? जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। फिर इसमें आपकी बताएंगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, फिर हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसमें ऐसे आपकी क्या है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट भी आएगा, पोलर बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है। मतलब काफ़ी बड़ा है ये, क्या है आपके पास, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्लियर है। फिर हम इसी में एक टॉपिक आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी आएगा, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशंस। क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशंस, क्लियर है। तो चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम क्या करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शंस। तो सबसे पहली बात यही हमारे माइंड में आती है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किसने दी, मतलब कि किसने उसको प्रपोज किया, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने प्रपोज किया? तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वीबीटी जिसको हम कह रहे हैं, इसको सबसे पहले बताने वाले दो साइंटिस्ट थे, हीटर एंड लंडन ने प्रपोज की। और इसको इम्प्रूव करने में पॉलिंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, ठीक है। तो वीबीटी थ्योरी की हम बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको वीबीटी कहेंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या थी? सबसे पहले प्रपोज की गई थी, प्रपोज्ड बाय
proposed by ITER एंड लंदन। ITER एंड लंदन ने इसको प्रपोज किया, बट इम्प्रूव्ड बाय पोलिंग। क्लियर है? अब इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स और ये पॉइंट्स आपको आगे अगर इस थ्योरी को समझना है तो बहुत ही अच्छे से आपको इन मेन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। मेन पॉइंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वीबीटी किसके लिए अवेलेबल थी, या किसके लिए किस टाइप के बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था? कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं आज कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। किससे बनता है? वो ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल या वैलेंस आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स। देखिए, आपको एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन H11 और ये भी क्या है H11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे? 1s1। इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1s1। क्लियर है? और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेटा जी बोलिए क्या बनेगा? H2। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? H2। क्लियर है? तो उसके लिए क्या कहता है ये कि इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन है, S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1। ये रिप्रेजेंट किया। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। ये मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या कहता है कि तब आपके जो बॉन्ड बनता है, जो इसमें एक तरीके से जो बॉन्ड है H और ये H, ये जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, ये कैसे बनता है? ये बॉन्ड जो बनता है ये बनता है ओवरलैपिंग से। किससे बनता है? ओवरलैपिंग अभी आपको बताने वाला हूँ। ओवरलैप करना एक दूसरे के अंदर, जैसे ये आपका एक अलग ऑर्बिटल है, ये आपका अलग ऑर्बिटल है, और इन दोनों का ओवरलैप कर जाना, मिल जाना, एक ओवर दूसरे के अंदर ओवरलैप मिल जाना, घुस जाना एक तरीके से। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग कहेंगे। ओवरलैपिंग किसकी होगी? जो आपको दिखाई दे रहा है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होगी। किसकी ओवरलैपिंग होगी? सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होगी। क्लियर है? तो ये क्या करेगा? यहाँ से आप दिखा सकते हो इसको कैसे कि ये एक, अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला आपके पास क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये। तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक ये रहा, इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल, AT, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये क्या कहेंगे? इसको भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है? और ये दोनों आपस में मिक्स होकर के एक नया ऑर्बिटल देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन से ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन से ये रहा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? बोलो जल्दी से। 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक, 2 मिलकर के एक देंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के एक एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो एटॉमिक ऑर्बिटल बना है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहेंगे हम उसको? हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो क्लियर है या नहीं है? फिर से सुन लीजिए बेटा, क्या कहा? फर्स्ट पॉइंट वीबीटी ने, मैं लिखवाऊंगा अभी, डोंट वरी। इसने कहा कि तब एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये और ये दोनों आपस में क्या किया? ओवरलैप, एक दूसरे के अंदर क्या हो गई? ये ओवरलैप कर गए। ठीक है, तो ओवरलैप करने के बाद एक नया ऑर्बिटल बना जिसको मैंने क्या कहा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहीं से कॉन्सेप्ट आपका अराइज हुआ था हाइब्रिडाइजेशन का। किसका कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था? हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियर है इतना? तो ये क्या कहा देखो, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये किस टाइप के होने चाहिए? हाफ फिल्ड। याद रखना, हाफ फिल्ड। हाफ फील्ड में क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वन एलिमेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट। इसको अगर हम कहें HA और HB, तो HA का एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, HB का एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, दोनों ने ओवरलैप किया और एक नया ऑर्बिटल बना लिया जिसको मैंने क्या कह दिया? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है? तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लेना जल्दी से। ठीक है, चलो आप इसको इतना लिखो, नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। लिख लिया? चलिए
देखिए यही कहता है आपका फर्स्ट पॉइंट, ये रहा। कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड, मैंने क्या कहा था, कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल। वैलेंस सेल जो होगी आपकी, जो बाहरी सेल होगी, उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं वही कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से भी कह सकते हो, जो आउटर मोस्ट सेल है उसके जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वही कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। माइंड में इस कॉन्सेप्ट को आप फिक्स कर लीजिए। सबसे बेसिक जो पॉइंट है को किसका, वीबीटी का यही है। बच्चे से यही पूछ लेता, आपका कोई भी एग्जामिनर है या कंपटीशन में है, उसमें भी ऑप्शन में यही पूछता है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वीबीटी विच टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज टेकिंग पार्ट, वैलेंस टाइप या हाफ फील्ड है या कुछ भी करके आपको ऑप्शन दे सकता है। ठीक है। सेकंड जो मेन पॉइंट है वो क्या कहता है, मोर इज द ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, मतलब जितना ज़्यादा, देखो एक तो बॉन्ड बन रहा है ये वाला, देखो ये जो आपको पेन दिखाई दे रहा है इसमें, और ये जो आपको फिंगर दिखाई दे रही है इसमें, अगर ये देखो सिर्फ ये टच कर रही है, एक तो आपके पास टच कर रही है ये वाली कंडीशन है, और एक आपके पास ये थोड़ा सा इतना ओवरलैप कर गया, ये वाला इसके अंदर ओवरलैप कर गया, ये इतना और ओवरलैप कर गया, ये इतना ओवरलैप कर गया। ठीक है, आप दिखा सकते हो कैसे, ये वाला और ये फिर ओवरलैप करने के बाद ये, जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मतलब जितनी ज़्यादा ये टाइट ओवरलैप होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। ये वाली कंडीशन है सेकेंड पॉइंट में। मोर इज द ओवरलैपिंग, मोर इज द ओवरलैपिंग stronger will be the covalent bond, stronger will be the covalent bond। उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ओके। थर्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल डू नॉट लॉस आइडेंटिटी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते। मतलब जो हाइब्रिड है उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, हाइब्रिड जैसे प्लांट होता है, जो उसका पेरेंट आपका जो हाइब्रिड प्लांट है सुना होगा आपने, तो क्या है उसमें कुछ ना कुछ आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इसके भी क्या होंगे, कुछ गुण मिलते होंगे या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते होंगे। तो इस वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, क्योंकि एमओटी तो आप पढ़ोगे वहाँ पर देखोगे कि तब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोवाइड कराते हैं, तब उस टाइम पर एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। क्लियर है। फोर्थ, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, number of covalent bond is equal to number of half filled atomic orbital, number of half filled atomic orbital। ठीक है, मतलब क्या कहा, कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो डिपेंड करते हैं कि हमारे पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स करते हैं, एक एग्जांपल्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ और आप कर सकते हैं। जैसे F2 मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल्स, FF। ठीक है, FF किस टाइप की बॉन्ड होगी, कितने होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले इसकी एक बार हम जर्नल, एटॉमिक नंबर कितना होता है जल्दी से बताओ, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन बोलो जल्दी से 9। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 बोलो यस और नो। और आपके पास आउटर मोस्ट सेल ये वाली होगी, और इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, एस में 1, पी में कितने होते हैं बोलिए 3, 1 2 3। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 1 2, पी में कितने 5 1 2 3 4 5। देखो हाफ फिल्ड इसके पास कितने ऑर्बिटल, ओनली 1।
कितने हैं 1। ये आपके पास अगर एक का केस है तो अगर आपके पास ये F फ्लोरीन 1 रहा, ये रहा फ्लोरीन सेकेंड, क्योंकि F2 की फॉर्मेशन पढ़नी ना, तो सेम केस आ जाएगा। बोलो सेम केस आएगा या नहीं आएगा? सेम केस ही आएगा। तो 1 2 3 4 5। तो देखो सिंगल सिंगल ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैप। तो एक ये रहा, एक ये रहा, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलो जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो एक फ्लोरीन का ये रहा, एक सेकंड का ये रहा। तो इस तरीके से आपकी F2 मॉलिक्यूल्स होंगे और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना हुआ? 1। और मैंने क्या कहा था? जितने आपके पास हाफ फिल्ड, देखो ये ऐसा मत करना कि सर एक हाफ फील्ड ये रहा, एक हाफ फील्ड ये रहा, तो 2 हो गए, तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। एक एटम के पास कितने, सिर्फ आपको वो काउंट करना है। एक एटम के कितने पास, आप एक एटम के पास कितने वैकेंट आपके पास क्या है, या कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने। सिर्फ एक के लिए काउंट कर लो, एक के लिए या तो ये वाला काउंट करो या ये वाला, सेम बात होगी, ठीक है। तो ऐसे ही जल्दी से मेरे को बताओ कि O2 मॉलिक्यूल्स कितने बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनाएगा? जल्दी से बना लिया? चलिए आंसर बता देता हम आपको डायरेक्ट। 2 बनाएगा। कितने बनाएगा? 2 बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखो और उसके लिए फिर आप हाफ फील्ड देखो कितना है एक ऑक्सीजन के पास, तो सेकंड के पास भी उतना ही होगा, तो सिर्फ एक की ही काउंट करना है। तो देखो आपके पास 2 हाफ फील्ड टाइप मिलेंगे। ऐसे ही N2 के बाद आपको ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना आपको कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये था जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट VBT का हमने जर्नल इंट्रोडक्शन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जो ये ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, जो ये ओवरलैपिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसी बेस पर आपकी जो है ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये 3 टाइप्स के होते हैं, या फर्दर आपकी 3 नहीं 4 भी कह सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। लेकिन हम इसी टाइप पर जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, और फिर सिग्मा बॉन्ड की हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की हम क्या पढ़ेंगे? टाइप पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं जल्द ही। तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और ईमानदारी के साथ जो आपसे क्वेश्चन किए उनका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर मेंशन करना है, अच्छा सा कमेंट बॉक्स सेक्शन में आपको छोड़ना है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।